ये है लिटिल बॉय जो कि हिरोशिमा की तबाही का कारण बना। ये है कासल ब्रावो जो कि अमेरिका का अभी तक का मोस्ट पावरफुल बॉम्ब है। और ये है RDS-220 या सार बॉम्बा जिसे सोवियत यूनियन ने बनाया और वहां पे इसको नाम मिला द बिग इवान का। रिसेंटली रशिया ने इस 1961 के न्यूक्लियर बॉम्ब डेटोनेशन वीडियो से डीक्लासिफाई कर दिया है, उसे इनकार कर दिया है। 50 मेगाटन का ये सुपर नोवा बॉम्ब अभी तक के ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब रहा है, जिसका एक्सप्लोजन पूरे धरती पे फील किया गया था। यह हिरोशिमा नागासाकी से 3800 गुना ज्यादा है पावरफुल। और अगर ये किसी सिटी पे गिरा दिया जाए तो उससे होने वाला डिस्ट्रक्शन हम सोच भी नहीं सकते। तबाही मच जाएगी, आधी धरती खत्म हो जाएगी। ये एक फिजिस्ट हैं जिन्होंने सार बॉम्बा को बनाने के लिए अपनी मदद दी है, लेकिन ये इसके खिलाफ थे और इसे बैन करना चाहते थे क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब थोड़ा हो या ज्यादा वो बिल्कुल भी सही नहीं होता। दोनों सुपर पावर्स के बीच में टेंशन थोड़ा कम ही हुआ था पिछले कुछ सालों में। क्रुश्चेव और यूएस प्रेसिडेंट आइजनहावर रिसेंटली मिले थे और दोनों ने पीस की तरफ ध्यान दिया और 1958 में न्यूक्लियर वेपन्स के लिए वॉलंटरी टेस्ट बैन मोरेटोरियम पे एग्री किया गया था क्योंकि पूरी दुनिया सुख शांति के लिए तत्पर थी। मई 1960 में द सोवियत यूनियन और यूएस प्रेसिडेंट मिलने वाले थे पेरिस में ताकि एक समिट पे साइन किया जा सके जिसका एजेंडा था डिसआर्ममेंट। दोनों कंट्रीज के लीडर के साथ साथ लोगों को भी साफ साफ पता था कि न्यूक्लियर बॉम्ब कितने खतरनाक हैं। लेकिन समिट के कुछ दिन पहले ही साउथ में अमेरिकन स्पाई प्लेन को शॉट कर दिया गया क्योंकि सोवियत यूनियन बॉर्डर को क्रॉस करते हुए वो अंदर आ गया था। अमेरिकन्स ने यह क्लेम किया कि वो सिर्फ एक वेदर प्लेन था, लेकिन नहीं, सबको पता चल गया था जब सोवियट्स ने एविडेंस प्रेजेंट किए कि इस प्लेन को निगरानी रखने के लिए अमेरिका ने इस बॉर्डर के अंदर भेजा था क्योंकि इसके पायलट ने बताया कि वो CIA के लिए काम करता है। अमेरिकन्स ने झूठ बोला और पूरे वर्ल्ड की प्रेस मीडिया आइजनहावर के पीछे पड़ गई। क्रुश्चेव ने पेरिस समिट को खत्म कर दिया और यूएस प्रेसिडेंट से माफी की डिमांड करी। आइजनहावर ने उसी वक्त मना कर दिया। क्रुश्चेव को गुस्सा आया और उसे दिखाना था कि क्या होता है जब सोवियत के अगेंस्ट कोई जाता है। वो फेमस था अपने गुस्से के लिए और कुछ सालों पहले ही क्रुश्चेव ने वेस्टर्न पावर्स को धमकी दी थी कि हिस्ट्री इज ऑन आवर साइड, वी विल बरी यू। और वो अब इसे दोबारा साबित करना चाहता था, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब रेस दोनों साइड से ही स्लो हो गया था। दोनों फोकस कर रहे थे बढ़ते डिमांड सप्लाई को कंप्लीट करने के लिए, इनोवेशन पे बिल्कुल ध्यान नहीं था। लेकिन 1960 में जॉन एफ कैनेडी बनते हैं नए प्रेसिडेंट यूएस के और क्रुश्चेव को कैनेडी बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे और ना ही वो उसकी इज्जत करते थे क्योंकि कैनेडी उम्र में उन्हें यंग और वीक लगते थे और शायद ये परफेक्ट मोमेंट था दुनिया को सोवियत यूनियन की पावर दिखाने का। तो उसने सारे साइंटिस्ट को बुलाया RS-16 से और बताया ये समय है हमें टेस्ट बैन मोरेटोरियम को ब्रेक करने का। लेकिन वहां पे थे एंड्रे साराकोव, जिसके बारे में पहले भी बात की थी हमने वीडियो में, और इनके ही एफर्ट से स्टेज थर्मोन्यूक्लियर वेपन को बनाया गया था बिना किसी अमेरिका या अमेरिकन से हेल्प लिए। लेकिन साराकोव न्यूक्लियर टेस्ट के फैसले से खुश नहीं थे और वो ये टेस्ट नहीं करना चाहते थे क्योंकि ये काफी हार्मफुल था उनके लिए भी जो टेस्टिंग रेडियस के अंदर है और उनके लिए भी जो बाहर है। साराकोव ने कैलकुलेट किया कि न्यूक्लियर वेपन के हर एक मेगाटन से लगभग 6600 प्री मैच्योर डेथ हो सकती हैं। कैंसर और जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज पूरे वर्ल्ड में फैलेगी अपने रेडियो एक्टिव नेचर की वजह से और काफी सालों तक असर करती रहेगी। तो उसने सुझाव दिया कि न्यूक्लियर टेस्ट करना किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं और इसे लास्ट सिनेरियो पे यूज करना चाहिए जब कोई भी और ऑप्शन ना रहे तो। लेकिन क्रुश्चेव नहीं माना और उसने साराकोव को बोला कि हमें मत बताओ कि हमें क्या करना है, मुझे सिर्फ पॉलिटिक्स समझ आती है। मैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का चेयरमैन हूं, ना ही जेलीफिश, नहीं तो तुम्हारी सुनता। क्रुश्चेव ने साइंटिस्ट से सजेशन मांगा कि कौन से तरीके के बॉम्ब्स हम डेवलप कर सकते हैं। आइडियाज नहीं थे क्योंकि स्टॉक की डिमांड को कंप्लीट करने की वजह से रीसेंट आइडियाज और इनोवेशन पे ध्यान ही नहीं दिया गया था। तो उसमें से एक साइंटिस्ट सजेस्ट करता है कि क्या हम थोड़े बड़े बॉम्ब बनाएं जैसे कि 100 मेगाटन के। इससे क्रुश्चेव बहुत इंप्रेस हुआ।
फॉर योर आइडिया, अभी तक सबसे पावरफुल बॉम्ब जो है वो है कासल ब्रावो, जो कि 15 मेगाटन का है सिर्फ, जिसे 1954 में टेस्ट किया गया था। और जो टोटल ब्लास्ट पावर है वर्ल्ड वॉर 2 में वो सिर्फ 3 मेगाटन है, और इसके अंदर इंक्लूड है हिरोशिमा नागासाकी का बॉम्ब पावर भी। जो पहले के प्लान्स होते थे इन मेगाटन रेंज के बॉम्ब्स को टेस्ट करने के लिए, उसे रोक दिया गया था क्योंकि उसके बाद के पोस्ट इफेक्ट काफी एडवर्स होते थे, और टेस्ट के लिए साइंटिस्ट इसे मीटेरोलॉजिकल इफेक्ट से प्लान कर रहे थे, जिसमें रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स और रेडिएशन पार्टिकल्स ट्रैवल कर सकते हैं और अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि उन्हें पता था इतना बड़ा ब्लास्ट पूरे मॉस्को को निगल सकता है और पूरे वर्ल्ड में पॉइजन्स भरे बादल दिख सकते हैं। लेकिन क्या ही मिल जाएगा 100 मेगाटन के न्यूक्लियर को टेस्ट करके? क्रुश्चेव के लिए आंसर काफी सिंपल है, वो है डोमिनेंस। डोमिनेंस उन कैपिटलिस्ट के ऊपर दो धारी तलवार जैसे। तो जो रेस है वर्ल्ड के बिगेस्ट डेडलीस्ट बॉम्ब बनाने की, वो शुरू हो गई। साराकोव अभी भी न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट करने से झिझक रहे थे, लेकिन वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट थे, तो उन्हें जिम्मेदारी मिली एक फिजिस्ट के टीम को लीड करने की। और साराकोव ने होप किया कि ये लास्ट एटमॉस्फेरिक टेस्ट होगा। सार बॉम्बा को डिजाइन करने की बारी थी, जिसके लिए वक्त कम होता जा रहा था, और क्रुश्चेव ने कण कण से मोती बनाने के लिए सिर्फ 16 हफ्ते का समय दिया। तो क्रुश्चेव की टीम ने काम शुरू कर दिया, और अगले 4 हफ्तों में उन्होंने डिजाइन के साथ साथ मटेरियल भी डिसाइड कर लिया। सारे फ्यूजन एंड फिजन मटेरियल्स को करेक्ट शेप में रखा और सेफ टेस्ट के लिए प्लान भी बना लिया। टीम को डिजाइन प्रोसेस के दौरान क्रूशियल पार्ट्स को शिप करने को फोर्स किया गया, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं था मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए, इसीलिए वो अप्रोक्सीमेशन पे काम कर रहे थे। मतलब कोई पुख्ता सबूत नहीं था, लेकिन फिर भी वो एक प्री अजम्पशन पे काम कर रहे थे, और साथ साथ डाउट भी आ रहा था कि क्या ये काम करेगा। अब जो भी होगा देखा जाएगा। इसके बाद अक्टूबर 1961 को क्रुश्चेव ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि सोवियट्स दोबारा से टेस्ट बैंड एग्रीमेंट को चेंज करेगा और उसे अपने हिसाब से इंप्लीमेंट करेगा। ऐसा इस वजह से क्योंकि उसका एग्रेशन था अमेरिका के खिलाफ। और अब पूरे वर्ल्ड को पता था साकुराव टीम के वर्क के बारे में, और इन साइंटिस्ट पे प्रेशर भी था अच्छे वेपन प्रेजेंट करने का, अदरवाइज प्रोपेगेंडा वैल्यू का कोई भी पॉइंट नहीं रह जाएगा। जब दुनिया में ये बात फैली तो सबने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, आउटरीच दिखाया, अपना गुस्सा दिखाया। इसके रिस्पॉन्ड में अमेरिकन ने भी सपोर्ट किया टेस्ट बैन मोरेटोरियम को, और उसने भी न्यूक्स को टेस्ट करना शुरू कर दिया फिर से। कैनेडी एडमिनिस्ट्रेशन ने टीसार बॉम्बा को गलत बताया और पॉइंटलेस टेररिज्म भी कहा, और कैनेडी एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे खत्म करने के लिए फैसला लिया। यूएन ने भी अपील करी सोवियत से इस प्लान को कैंसिल करने के लिए, लेकिन क्रुश्चेव ने किसी की भी ना सुनी और अक्टूबर के अंदर सार बॉम्बा रेडी कर दिया। 100 मेगाटन वेपन के लिए बहुत सारा यूरेनियम और फ्यूल पावर चाहिए होता है, तो बिग इवान रफली एक स्कूल बस साइज का था, 8 मीटर लंबा और 25 किलो टन भारी। ये बॉम्ब इतना बल्कि था कि इसके लिए एक स्पेशल प्लेन को मॉडिफाई किया गया, एक स्पेशल प्लेन को डिजाइन किया गया। ये एज सच कोई सेंस नहीं बनाता एक बॉम्ब के लिए इतना बड़ा होना। अगर उसे युद्ध में यूज किया जाने लगा तो उसे कोई भी इजीली दूर से ही स्पॉट कर सकता है और हवा में ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। सार बॉम्बा से पहले भी छोटे छोटे बॉम्ब बनाए जाते थे जो कि इजी टू हैंडल थे वॉर में, और अगर सार बॉम्बा को कंपेयर करें यूएस के आर्सेनल से तो उनके पास जो बॉम्ब है वो 40 टाइम्स कम पावरफुल है सार बॉम्बा से। साकुराव के दिमाग से ये बात निकल नहीं रही थी कि ये बॉम्ब कितने लोगों की जान ले लेगा, इसीलिए उसने डिजाइन इस तरीके से किया कि इफेक्ट कम से कम हो और रेडियो एक्टिव फॉलआउट भी कम से कम हो। लेकिन फिर भी बॉम्ब तो बॉम्ब है। उसके कैलकुलेशन के हिसाब से 100 मेगा टन की रेडिएशन से 6,60,000 प्री मैच्योर डेथ हो जाएंगी, और इसके रिस्पॉन्सिबल साकुराव भी होंगे। तो इन्होंने लास्ट मिनट पे अपने प्लान के अंदर ड्रास्टिक चेंज किया और बॉम्ब का डिजाइन ही चेंज कर डाला। वेपन टेस्ट से पहले उन्होंने लेड को सजेस्ट किया यूरेनियम की जगह, जिससे ब्लास्ट यील्ड 100 से कम होकर 50 मेगाटन हो जाएगा। क्रुश्चेव इस बात से एग्री करता है क्योंकि उसके ऊपर वर्ल्ड से काफी प्रेशर होता है, क्योंकि 100 हो या 50 इतना काफी है पूरी दुनिया को सोवियत यूनियन की पावर दिखाने के लिए। और ये इतना पावरफुल है कि एक बारी में न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस जैसे सिटी को खत्म कर देगा पूरी तरीके से। जो पायलट बिग इवान को लेकर जा रहे थे उन्हें एडवाइस किया गया कि 10 किलोमीटर दूर रहे ब्लास्ट एरिया से,
ऐसा इस वजह से क्योंकि उसका ब्लास्ट रेंज बहुत ज्यादा है। उसी के पीछे छोटा सा प्लेन भी जा रहा था जो इस पूरे ब्लास्ट की वीडियो बनाएगा और फॉल आउट को मॉनिटर करेगा। इंजीनियर्स का मानना था कि इस ब्लास्ट के बाद बस 50% क्रू ही बच पाएगा, क्योंकि बिग इवान को हवा में ब्लास्ट होने की तरह से ही डिजाइन किया गया था और क्रू के पास काफी कम चांसेस थे बचने के लिए। बॉम्ब में पैराशूट लगाया गया था ताकि इसे धीरे उतारा जा सके। मॉस्को में समय था 11:32। 4000 मीटर ऊपर से बॉम्ब को ड्रॉप किया गया। सार बॉम्बा को जो इतना पावरफुल बनाता है वो राज अभी तक रशिया ने छुपा कर रखा है। जब सार बॉम्बा को रिलीज किया गया तो इसके एक्सप्लोजन से कुछ सेकंड तक सिर्फ रोशनी देखने को मिली, लेकिन कोई साउंड नहीं आई, एज जो स्पीड ऑफ लाइट है वो ज्यादा होती है साउंड से। और इस फ्लैश की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि अगर कोई 80 किलोमीटर से इसे देख रहा हो तो वो अंधा हो जाएगा। इसके ब्लास्ट की फ्लैश 1000 किलोमीटर और 630 माइल दूर तक देखी गई, और ये बिना साउंड का फ्लैश पूरे 1 मिनट तक दिखा, जो कि अभी तक का न्यूक्लियर ब्लास्ट में रिकॉर्ड था। और उसके बाद टेम्परेचर हाई हो गया। लाइट की वजह से हवा 100 मिलियन डिग्री तक पहुंच गई, जो कि सूरज के सेंटर से कंपेयर करें तो 4 से 5 गुना ज्यादा है। और इसके बाद ब्लास्ट होने की आवाज आई। ये साउंड अभी तक का लाउडेस्ट ह्यूमन मेड साउंड था पूरे हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। 10 सेकंड के बाद बॉम्ब का फायरबॉल रेडियस बढ़ के 5 किलोमीटर रेडियस का सर्कल बना चुका था। फायरबॉल ने फिर अपने 35 किलोमीटर के एरिया तक कुछ भी नहीं छोड़ा था। सब कुछ खत्म कर चुका था। ग्रास से लेकर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स राख हो गई थी और मेटल्स वेपोराइज हो गए थे। 35 सेकंड हो गए थे और जो फायरबॉल का धुआं था उससे हवा में मशरूम के जैसे क्लाउड बने, जो 7 गुना ज्यादा थे माउंट एवरेस्ट की एक्चुअल हाइट से, जिसने स्ट्रेटोस्फेयर को खत्म कर मेसोस्फेयर को पार किया। इससे होने वाली शॉक वेव को पूरे धरती पर फील किया गया, रशिया से लेकर न्यूजीलैंड तक। और ये शॉक वेव धरती को एक बारी नहीं, 2 बारी नहीं, 3 बार कवर करता है। सार बॉम्बा को रिलीज करने के बाद प्लेन 115 किलोमीटर दूर जाके एक काफी जोर का शॉक फील करता है, लेकिन पायलट इसे क्रैश होने से बचा लेते हैं। ब्लास्ट साइट से 55 किलोमीटर दूर तक सारी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गई थी। 1148 किलोमीटर दूर बिल्डिंग कोलैप्स, रेडियो कम्युनिकेशन में फेलियर देखे गए थे और फिनलैंड में विंडोज की ग्लास में क्रैक्स देखे गए। तो अगर सार बॉम्बा को डायरेक्ट किसी सिटी पे गिरा दिया जाए जैसे न्यूयॉर्क या वॉशिंगटन डीसी, तो पल भर में ही वो पूरे सिटी को खत्म करके रख देंगे। सार बॉम्बा का फायरबॉल कभी अर्थ के सरफेस को नहीं छू पाया और इसके रेडियो एक्टिव फॉलआउट्स भी काफी छोटे होते हैं कंपैरिजन में। इसको अभी तक का क्लीनेस्ट न्यूक कहा गया है और इसके रिमेन ने काफी सालों तक स्ट्रेटोस्फेयर को घेर कर रखा। 2018 के दौरान रशियन साइंटिस्ट ने आसपास के ग्लेशियर में इसके रेडिएशन को पाया और ये एक रिकॉर्ड स्पीड से पिघल रहे थे सी में, समुद्र में, जिसमें 4.5 मिलियन फिश स्पीशीज रहते थे। और सार बॉम्बा की वजह से वहां के आसपास के जो लोकल्स हैं उन्हें भी हाई लेवल रेडिएशन सिग्निफिकेंट डिसीजेस का सामना करना पड़ रहा था और इसके तरह और भी बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, लेकिन उसे सोवियत यूनियन के द्वारा छुपा लिया गया था और उसके एविडेंसेस को वर्ल्ड में नहीं दिखाए गए। लोगों ने इस पूरे इंसिडेंट को आर्किपेलागो ऑफ डेथ बोला और बताया कि कैसे एक तानाशाह इंसान पूरे इस वर्ल्ड को खत्म कर सकता है बिना कुछ सोचे समझे। किस तरीके से लोगों का जीवन है, किस तरीके से लोग अपने जीवन को काट रहे हैं, ये सब बिल्कुल ना सोचते हुए सिर्फ अपनी तानाशाही में मगन होकर ऐसे बड़े बड़े फैसले लेना जिससे कि पूरी मानव जनजाति खत्म हो सकती है। सो दिस इज इट, ये था आज का टॉपिक। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और मैं आपसे रिकमेंडेशन भी चाहूंगा और सारे टॉपिक्स का जिसपे कि आप वीडियोस चाहते हो कुछ ऐसे मिस्टीरियस, बिकॉज मुझे रिकमेंडेशन पहले भी आए थे कि कुछ ऐसा बनाओ जिससे कि लोगों का ध्यान बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो। सो दिस इज इट, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल नवनीत एक्सप्लेन और बहुत सारा प्यार दे। थैंक यू सो मच।